बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग स्टार्ट करने लगे हैं। ये बात यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है कि जो सीनियर ऑडिटर का अभी का सिलेबस है और जो पहले का भी सिलेबस है उसमें ऑडिटिंग का फॉर्मली पार्ट बताते नहीं है कि ऑडिट में से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन चूँकि ऑडिटर का टेस्ट है और ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट करता है, तो ऑडिट के बारे में नॉलेज होना बहुत फंडामेंटल बात है, बेसिक बात है। तो ये एरिया ऐसा है जिसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन भी उठा सकता है। तो 10 तो नॉर्मली क्वेश्चन वो उठाएगा ही लाजमी। तो इस पार्ट को छोड़ना आपके लिए रिस्की हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि इसको भी हम कंटिन्यू करते चलें और जो जो पार्ट हमारे ख़त्म होते जाएंगे फिर इसको भी हम स्पीड अप करके इसको भी ज़्यादा तेज़ी से कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिनका अकाउंटिंग बेस्ड बैकग्राउंड नहीं है तो उनके लिए स्लो पॉइजनिंग ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम फास्ट ट्रैक पे इसको भी लेके चलें। तो जितने इसके लेक्चर 1 बाय 1 चलते जाएं, थोड़े से होंगे स्लो, लेकिन ये है कि जब भी इसका लेक्चर इसका मैं अपलोड करूं तो आप इसको थारोली अंडरस्टैंड करें और अपने कंसेप्ट को बिल्ड करें। तो नॉर्मली एक होता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट वाला बी कॉम वाला जो है सब्जेक्ट जो ऑडिटिंग का, तो जो हम पढ़ेंगे वो उससे थोड़ा सा वो चीज़ें तो होंगे ही होंगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रोफेशनल चीज़ें भी होंगी जो नॉर्मली एक जो ऑडिटर के बारे में ऑडिटर को पता भी होना चाहिए कि वो जिस मैंडेट पे काम कर रहा है, जिस डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहा है, उसकी क्वालिफ़िकेशन पे वो पूरा उतरता है या नहीं उतरता। तो ये सारी फंडामेंटल्स जो भी इम्पोर्टेंट इसका एरिया होगा, मैं उसको इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले है कि ऑडिट की डेफिनेशन। ऑडिट है क्या? व्हाट इज़ एन ऑडिट? इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑडिट की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएं तो आप इसका ये समझ लें कि आप इसके जो बाद के आने वाले सारे टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑडिट है क्या? ये तो चेकिंग करनी होती है, देखना होता है, जांच पड़ताल करनी होती है। एक फिर आता है इज़ एन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता ऑडिटर, उसकी एक अपनी राय होती है। और एग्जामिनेशन का क्या मतलब है? वो जांच पड़ताल करता है, देखता है किस चीज़ को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है? वो एंटिटी जिसका वो ऑडिट कर रहा है। फिर उससे क्या फ़ायदा होता है? वो इसको जो ऑडिट होता है या जो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वो ऑडिटर को इस काबिल बनाता है, यानी कि दैट एनेबल्स, किसको काबिल बनाता है? ऑडिटर को, कि वो एक्सप्रेस करे, राय दे, एन ओपिनियन, अपनी एक राय, वेदर आया कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो तैयार की गई हैं इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, हर लिहाज से, इन अकॉर्डेंस विद एन आइडेंटिफाइड एंड एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि जो ऑडिटिंग का फ्रेमवर्क है, जो अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई हैं या नहीं। इस पे वो अपनी राय देने के काबिल हो जाता है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करता है। फिर क्या है? इंटरनेशनल और लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेशनल लेजिस्लेशन। तो जो मुल्की कानून होता है या जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है उनके जो है उनके तनाज़र में कि वो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही तरीके से तैयार की गई हैं या नहीं। इसकी डेफिनेशन आप याद कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बार बार इस पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम करते क्या हैं ऑडिट में। Audit is an independent examination of financial statements of an entity that enables the auditor to express an opinion whether the financial statements are prepared in material respects in accordance with the identified and acceptable financial reporting framework, जैसा कि इंटरनेशनल और लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल लेजिस्लेशन। तो ये सारी इसकी डेफिनेशन है।
तो आप इसको ज़रा याद कर लें। मेन मकसद क्या होता है कि ऑडिटर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है और इंडिपेंडेंट एग्जामिन करता है, उस पर कोई किसी का प्रेशर या डायरेक्शन नहीं होती। और जब वो एग्जामिन करता है तो वो इस काबिल हो जाता है कि उसको इतने सारे शवाहिद मिल जाते हैं जिससे वो अपनी राय दे सकता है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सकता है उस फिनेंशियल स्टेटमेंट पे कि वेदर ये जो है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और जो नेशनल लेजिस्लेशन है वो उसके हिसाब से तैयार की गई हैं या नहीं। दिस व्यू ऑफ ऑडिट इज़ प्रेजेंटेड बाय ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200, यानी कि ये बड़ा फंडामेंटल है जो ऑडिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है या जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग। ये जो है इस ISA का जो है ये टाइटल है, ऑब्जेक्टिव्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इसमें सारी गाइडलाइन दी गई हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 पे, जिसमें वो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो मकसद होता है एंड जनरल प्रिंसिपल और जो नॉर्मली प्रिंसिपल्स होते हैं ऑडिटिंग यानी कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव होता है मकसद होता है और जो उसके जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो ISA 200 में डिफाइंड है। ISA 200 जो है उसी को डील करता है। द फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस, यहाँ पे जो बात की गई है टू एक्सप्रेस द ऑडिटर्स ओपिनियन, यानी कि जो ऑडिटर है वो अपनी राय का इजहार करता है। इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि वो ये बताता है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो फेयर एंड ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं या नहीं, और हैव बिन प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, कि उसमें जितनी जो मेन मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो शामिल की गई हैं, कोई स्किप तो नहीं की गई। तो इस चीज़ पे वो जो ऑडिटर है अपनी एक राय देता है। तो इसी पे जो है ISA 200 जो है वो डायरेक्शन देता है, प्रिंसिपल्स बताता है कि क्या क्या ऑडिटर को जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन मीन्स, अब ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है यानी कि जो आपके सही हक़ाइक़ हैं, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन मीन्स यानी जो अकाउंटेंट है उसने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हैं या नहीं। इसका मतलब क्या है? दैट द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, के जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तैयार की गई हैं एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग IFRs एंड लोकल प्रोनाउंसमेंट लेजिस्लेशन। तो मतलब ये कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि वो सही तरीके से जो नेशनल और इंटरनेशनल जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उन के हिसाब से ही वो प्रेजेंट की गई हैं या नहीं, और उनमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब ये आता है। उसके बाद व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड एज द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑडिट फ्रॉम द अबव डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन आर अंडर। हमने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है उसको डिटेल में जो हमने मुख्तलिफ उसके एस्पेक्ट जो पढ़े हैं उससे कुछ निचोड़ निकलता है। उसका निचोड़ क्या है? पॉइंट नंबर 1 है एन ऑडिटर इन्वॉल्व्स इन एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात याद रखने वाली है कि जो ऑडिटर है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार नहीं करता, बल्कि उसका मकसद होता है जब अकाउंटेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार कर लेता है तो ऑडिटर उनको एग्जामिन करता है। तो ये बात पहली याद रखने वाली है कि ऑडिटर जो है एग्जामिन करता है, ना कि वो फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन की कोई ज़िम्मेदारी उसकी नहीं है। पॉइंट नंबर 2 जो हमने ऊपर पढ़ा उसका मतलब जो निकलता है, द एंड रिजल्ट्स ऑफ एन ऑडिट इज़ एन ओपिनियन टू असिस्ट द यूज़र ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटिंग देयरफॉर रिलायस heavily on professional judgment not merely on the facts। तो दूसरी बात ये है कि जो ऑडिट करने का मतलब होता है या मकसद होता है वो ऑडिटर अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है, और उसकी इंडिपेंडेंट जो ओपिनियन होती है वो ये जो फैसला करने वाले होते हैं उस बिज़नेस के मुतालिक, आया इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस बिज़नेस में लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है, तो वो सारे के सारे
ऑडिटर की ओपिनियन को देखते हैं। अगर ऑडिटर की ओपिनियन अच्छी है, इट्स मीन कि वो बिज़नेस ग्रो भी करेगा और उसके जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो ऑपरेशन है वो ठीक चल रहा है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई कर सकते हैं फ्यूचर में। तो जो उसकी ओपिनियन है वो बड़ा की रोल अदा करती है इन्वेस्टर्स के लिए या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने ऊपर डेफिनेशन से सीखा या समझा या जो उसमें बात की गई, द ऑडिटर्स ओपिनियन मेक्स रेफरेंसेस टू ट्रू एंड फेयर व्यू और फेयर प्रेजेंटेशंस, बट ट्रू एंड फेयर इज़ अगेन ए मैटर ऑफ जजमेंट, इट इज़ नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड फॉर ऑडिटर। ये जो फेयर एंड जो ट्रू एंड फेयर व्यू की जो बात है, ये बड़ी एक गहरी बात है, ये जो जजमेंट पे मैटर करती है। और ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये है कि अगर ऑडिटर अपने काम से जो वो कंडक्ट करता है, एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनसे वो सेटिस्फाई होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज़ पर जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉज, रूल्स, प्रोनाउंसमेंट, लेजिस्लेशन की हैं, उसके हिसाब से ही वो प्रिपेयर की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू मेक द यूज़र ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट able to feel confident in relying on such report, the auditor should be independent of the entity। तो ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि जो स्टेक होल्डर्स उसके ओपिनियन पे अपने डिसीजन मेक कर रहे हैं ताकि वो सेटिस्फाई हों और वो फील करें कि हम जिस पे डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है। तो इसलिए जो ऑडिटर है उसका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैनेजमेंट के प्रेशर में आके कोई अपनी अच्छी ओपिनियन दे, बल्कि वो जो सब्सटेंटिव टेस्टिंग वगैरह करता है उसके बाद जो एविडेंस हासिल करता है उस एविडेंस की बेस पे वो अपनी ओपिनियन दे। इंडिपेंडेंट essentially means that the auditor has no significant personal interest in the entity, कि उसका ऑडिटर का उस बिज़नेस में कोई पर्सनल लालच या लगाव नहीं है जिससे वो उसकी स्टेटमेंट के बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज चुन के लिखे बताए, बल्कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो वो देखे वही वो इजहार करे अपनी ओपिनियन में। दिस अलाउज़ एन ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल व्यू टू बी टेकन। तो इसका मतलब ये कि जो ऑडिटर है वो ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए और उसकी प्रोफेशनल अप्रोच भी होनी चाहिए। यू विल नोट दैट दिस इज़ ए वाइड कंसेप्ट ऑफ एन ऑडिट। जो हमने बातें की इससे वाइड कंसेप्ट होता है विच कैन बी अप्लाई टू एनी एंटिटी। और ये जो हमने उसूल ऊपर पढ़े हैं ये किसी भी एंटिटी पे आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉट जस्ट टू लिमिटेड कंपनीज। ये सिर्फ लिमिटेड कंपनीज तक महदूद नहीं है। हाउ एवर इन दिस कोर्स वी आर कंसर्न प्राइमरीली विद ऑडिट्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज। नॉर्मली हम लिमिटेड कंपनी के ऑडिट की ही बात करेंगे, ऑफन नोन एज स्टैट्यूटरी और एक्सटर्नल ऑडिट्स, यानी कि इंटरनल ऑडिट की हम नहीं बात करेंगे बल्कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसी के बारे में ही बात कर रहे होंगे। एनी अदर ऑडिट एप्लीकेशन विल बी क्लियरली इंडिकेटेड फॉर यू इन द टेक्स्ट। तो जो भी उसकी एप्लीकेशन वगैरह है वो भी हम उसका जिक्र करते जाएंगे साथ में। अच्छा जी, ये तो हमने ऑडिट की जो डेफिनेशन पढ़ी, ऑडिटर की ज़िम्मेदारी क्या होती है, ऑडिटर का मकसद क्या होता है, ऑडिट करने का मतलब क्या होता है, ऑडिट करने से जो ऑडिटर ओपिनियन देता है उसकी अहमियत क्या होती है, ये बातें हमने पढ़ ली कि ऑडिट है क्या। वाई इज़ देयर ए नीड फॉर एन ऑडिट। ऑडिट करवाना ज़रूरी क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ऑडिट ना करवाया जाए तो क्या हो सकता है, करवाने के फ़ायदे क्या हैं। तो अब हम इस पे ज़रा डिस्कशन करते हैं। द प्रॉब्लम दैट हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड एट द टाइम व्हेन द मैनेजर रिपोर्ट्स टू द ओनर्स इज़ दैट वेदर द ओनर्स विल बिलीव द रिपोर्ट और नॉट। वो ये सबसे पहले जो बात होती है कि उस रिपोर्ट पे जो ऑनर्स हैं वो रिलाई कर सकते हैं या नहीं। तो ऑनर्स कौन होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं। और ऑडिट कौन कंडक्ट करवाता है, अपॉइंट शेयर होल्डर्स ही करते हैं, लेकिन वो कर किसका रहे होते हैं, मैनेजमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट ने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होती हैं, उन्होंने ही बिज़नेस को चलाया होता है और उसी की कारकर्दगी पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होती है और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही ऑडिटर ऑडिट करने के बाद अपनी ओपिनियन देता है। तो इसलिए जो मालिकान हैं कंपनी के
वो उससे मुतमईन होने चाहिए, क्योंकि अगर ऑडिटर अच्छा काम करेगा तो कंपनी के मालिकान जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ही फ़ायदा होगा। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली उसका जो रिस्क एंड लॉसेस होंगे वो भी कंपनी के मालिकान को ही होगा। दिस इज़ बिकॉज द रिपोर्ट में क्या चीज़ें हो सकती हैं, कंटेन एरर्स, उसमें गलतियां भी हो सकती है, नॉट डिस्क्लोज फ्रॉड, और वो हो सकता है कि ऐसी रिपोर्ट हो जिसमें फ्रॉड को हाईलाइट ना किया हो, बी इनएडवर्टेंटली मिसलीडिंग, कोई इरादतन भी इस तरीके से कोई वो फिगर्स इनपुट कर सकते हैं जिससे जो डिसीजन मेकर हैं वो देख के ये समझे कि आने वाले वक्त में इस बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट होने वाला है, जबकि इनफैक्ट उसमें ऐसी कोई बात ना हो। तो ये चीज़ भी ऑडिटर की ओपिनियन से रिपोर्ट में ये चीज़ आ सकती है। बी डेलिब्रेटली मिसलीडिंग, जानबूझ के भी ऑडिटर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी लिख सकता है जिससे वो उसका मकसद हो कि जो डिसीजन मेकर हैं वो मिसलीड हो जाएं और उसमें इन्वेस्टमेंट करें या वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें। तो जब वो फैक्ट्स एंड फिगर से हट के बात करेगा तो इट्स मीन कि वो जानबूझ के जो है स्टेक होल्डर्स को मिसलीड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फेल टू डिस्क्लोज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, और ये भी हो सकता है कि ऑडिटर में इतनी कैपेबिलिटी ना हो और वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो देनी चाहिए थी वो ना दे पाए। फेल टू कंफर्म टू द रेगुलेशन, और ये भी हो सकता है कि जो ऑडिटर को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए था वो ना कर पाए, और ये भी हो सकता है कि वो कंपनी ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना कर पा रही हो। The solution to this problem of the credibility in reports and accounts lies in appointing an independent person called an auditor to examine the financial statements and report on his finding। तो ये बात इन जो आउटकम्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ड्रॉबैक्स हो सकते थे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनको एनकाउंटर करने के लिए, उनको कवर अप करने के लिए जो रिपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह में गलतियां हो सकती हैं, मिसलीडिंग हो सकती हैं, गलत जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, तो इस चीज़ पे ओवरकम करने के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाता है जिसकी उस काम में, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी होती हैं उनको एग्जामिन करने की सलाहियत होती है। वो बड़ा एक्सपर्ट होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको अलग से उसकी पेमेंट मिल जाती है काम करने की, लेकिन उसको बाकी जो है उससे कोई सरोकार नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसा बंदा जो है वो अपनी जब ऑडिट करता है, एग्जामिन करता है, तो वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है कि ये रिलायबल हैं या नहीं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उसकी बेस पे डिसीजन कोई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। A further point is that modern companies can be very large with multinational activities। ये भी हो सकता है कि कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी हों। The preparation of accounts of such groups is very complex operation involving the bringing together and summarizing of accounts of subsidiaries with different conventions, legal systems and accounting and control system। अगर कंपनी बहुत बड़ी हो, उसके कंट्रोलिंग कंपनी भी हो, सब्सिडरी कंपनी भी हो, तो उसके जो अकाउंट्स बनेंगे वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, वास्ट होंगे। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है मॉडर्न दौर के जो बिजनेसेस हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ सच अकाउंट्स बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हु आर ट्रेन्ड इन द असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ of the benefit to those who control and operate such organizations as well as owners and outsiders। अब देखें, इतनी बहुत बड़ी कंपनी हो तो उसके जो मैनेजमेंट है और जो उसके ऑनर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट होती है वो मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, सीईओज़ होते हैं और जो मालिकान होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होता है वो जब इतनी कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करता है तो उससे मालिकान जो है, शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी फ़ायदा होता है और जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। उनको भी पता चल जाता है कि बिज़नेस में क्या कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कहाँ पे गलती हुई, उसकी करेक्शन कैसे की जाए, और उस पर अगर बिज़नेस में कहीं जो है इंटरनल कंट्रोल वीक है, चेक एंड बैलेंसेस पे जो है मज़ीद बढ़ाने चाहिए, तो वो मज़ीद मेजर्स लेके उसकी परफॉर्मेंस फ्यूचर में बेहतर कर सकते हैं। Many financial statements must conform to the
टू स्टेचुटरी और अदर रिक्वायरमेंट्स। तो कई सारी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो स्टेचुटरी जो रिक्वायरमेंट है, जो कानूनी जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। द मोस्ट नोटेबल इज़ दैट ऑल कंपनी अकाउंट्स हैव टू कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो जितनी भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बने कि पाकिस्तान में जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है उसको फॉलो करना चाहिए, जो उसके रूल्स हैं। बट मैनी अदर बॉडीज़ लाइक charities, building societies, financial services, businesses have detailed accounting requirements as required by the relevant legislation। तो जो ये दूसरी हैं जो एंटिटीज़ जिनके बारे में अभी बात नहीं की है, चैरिटीज़ हैं, बिल्डिंग सोसाइटीज़ हैं, फिनेंशियल सर्विसेज है, तो इनके लिए भी अलग से लेजिस्लेशन है, जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करने होते हैं। इन एडिशन ऑल अकाउंट्स शुड कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और ये जितनी अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाएंगे तो वो जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। इट इज़ इसेंशियल दैट एन ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कैरिड आउट टू इंश्योर दैट दे कंफर्म टू दीज रिक्वायरमेंट। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो है ऑडिट होना चाहिए, और उसका मकसद ये है कि जो आने वाली हम पॉइंट्स बताएंगे उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके। अच्छा जी, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग? ऑडिट क्या है, अकाउंट्स क्या है? तो अकाउंटिंग आपको ये बताऊं कि जो इंफॉर्मेशन होती हैं बिज़नेस की, जो बिज़नेस की डीलिंग्स होती हैं, सेल परचेज़ हो रही होती है, बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यूज़ होते हैं, ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना, उनको समराइज़ करना, उनको रिपोर्ट करना और उनको इंटरप्रेट करना, ये सारे का सारा अकाउंटिंग में आता है। और उनकी फ़िनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह जो सारा बनाना जो है ये अकाउंटिंग में आता है। जबकि जो ऑडिटिंग होती है, जब अकाउंटिंग का काम ख़त्म हो जाता है तो ऑडिटिंग का काम शुरू होता है, यानी कि ऑडिटर जो अकाउंटेंट ने काम किया होता है उसको वेरीफाई करता है, उसको एग्जामिन करता है। एग्जामिन करने के बाद वो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है। तो अकाउंटेंट का जब काम ख़त्म होता है तो ऑडिटर का काम शुरू होता है। प्रोफेशनली अकाउंटेंट और ऑडिटर जो है उनका नॉलेज एक जैसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो है जो अकाउंटेंट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो, और ये भी हो सकता है कि जो मैनेजर है या जो अकाउंटेंट है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और जो ऑडिटर है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। लेकिन दोनों का एरिया और काम अलग अलग से होता है। एक का काम करना होता है, दूसरे ने उसका काम देखना होता है, एग्जामिन करना होता है। रिलेशनशिप बिटवीन एडिटिंग एंड अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर क्लोजली कनेक्टेड। तो क्लोजली कनेक्टेड है बट बोथ आर सेपरेट एक्टिविटीज, लेकिन दोनों अलग से भी हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट विल एक्यूरेटली रिकॉर्ड फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज होते हैं उनका ये काम होता है और वो ये जिम्मेदार होते हैं कि जो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड की जाए एंड दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। और यही जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उससे एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। इट इज़ सिमिलरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स टू अडॉप्ट कंसिस्टेंट एंड अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो डायरेक्टर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनमें जो उनके जो रिक्वायर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो किया जाए। द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू कंप्लाई द नेशनल लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। जो मुल्की जो कानून होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, और जो इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी फॉलो करना लाजमी है। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की अब यहाँ पे डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल सिस्टमैटिक मैनर फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जिससे डिसीजन मेकिंग की जा सके। जैसे कि हमने अकाउंटिंग की पहले डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि जब एक चीज़ टेक प्लेस होती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, कैश, नॉन कैश, एसेट, एक्सपेंस जैसी भी उसकी होती है, और उसकी फिर समरी बनाते हैं यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, फिर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं
उन इन्फॉर्मेशन की, और उन्हीं इन्फॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं स्टेक होल्डर। टू प्रोवाइड रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, accountants must have thorough understanding of the principles and rules that provide the basis for preparing the financial statement। तो जो अकाउंटेंट है उसको जो फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स हैं उनका थारोली पता होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट को उनके मुताबिक तैयार कर सके। इन ऑडिटिंग में क्या होता है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, the concern is with determining whether the presented financial statements properly, true and fair reflect the financial information that occur during the accounting period। ऑडिटर का काम और एडिटिंग का काम ये होता है कि जो अकाउंटेंट ने सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासीफाई करने के बाद रिपोर्ट की थी फिनेंशियल स्टेटमेंट में, वो ठीक है या नहीं ठीक। सिंस ऑडिटर्स आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट ऑफ दिस वर्क, तो ऑडिटर का काम क्या होता है कि ये देखना कि ये ठीक है या नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं या नहीं। डू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू, उसका मकसद क्या होता है, सिर्फ ये बताए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। इसके बाद इन ऑर्डर टू अराइव एट देयर कंक्लूजन, ऑडिटर के जो है नतीजे तक पहुंचने के लिए द ऑडिटर मस्ट हैव ए डीप नॉलेज, ऑडिटर को बड़ा गहरा इल्म होना चाहिए, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग का भी उसको पता होना चाहिए। अगर ऑडिटर को अकाउंटिंग का पता ना हो तो फिर वो अकाउंटेंट के काम जो किया हुआ है उसको कैसे देख सकता है, बल्कि जो ऑडिटर है उसको ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए अकाउंटेंट की निस्बत भी। इंक्लूडिंग अप्लाइकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह जो अकाउंटेंट फॉलो कर रहा होता है, तो जो ऑडिटर है उसको भी उनका पता होना चाहिए। एंड इन प्रैक्टिस द ऑडिटर्स विल कंसल्ट विद द डायरेक्टर्स विल कंसल्ट विद द ऑडिटर्स एज टू अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ टू फॉलो, तो वो ऑडिटर से पूछते हैं कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो उनको कैसे किया जा सकता है। मैनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स एंड मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक कन्फ्यूज, कई सारे जो लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखे थे वो इस चीज़ में उलझ जाते हैं, कन्फ्यूज़। ऑडिटिंग विद अकाउंटिंग, यानी कि ऑडिटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। तो हमने जब ये अभी पढ़ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंट का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाना, तो ऑडिटर का काम होता है उनको एग्जामिन करना। तो अकाउंटेंट का जब काम ख़त्म होता है ऑडिटर का काम शुरू होता है। द कन्फ्यूजन रिजल्ट्स बिकॉज मोस्ट ऑडिटिंग इज़ कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कई इस वजह से भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ऑडिटर होता है वो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को ही यूज़ कर रहा होता है। एंड मैनी ऑडिटर्स हैव कंसिडरेबल एक्सपर्टीज़ इन अकाउंटिंग मैटर, क्योंकि ऑडिटर ने अकाउंटेंट का ही काम देखना होता है और दोनों की क्वालिफ़िकेशन भी रेलिवेंट ही होती है, तो इसलिए जो ऑडिटर होता है उसको एक्सपर्टीज़ होती है अकाउंटिंग के नॉलेज में, इसलिए उसको समटाइम ये समझा जाता है कि ऑडिटर और अकाउंटेंट में कोई फ़र्क नहीं। द कन्फ्यूजन इज़ इंक्रीज बाय गिविंग दी टाइटल चार्टेड अकाउंटेंट, जब चार्टेड अकाउंटेंट का टाइटल दे दिया जाता है तो भी एक कन्फ्यूज़ होता है, क्योंकि एक ऑडिटर हो सकता है कि वो चार्टेड अकाउंटेंट हो, तो जब है वो ऑडिटर लेकिन उसके नाम के साथ लगा हो कि चार्टेड अकाउंटेंट, तो ये समझा जाएगा कि वो भी अकाउंटेंट है लेकिन वो होता ऑडिटर है। टू इंडिविजुअल परफॉर्मिंग ए मेजर पोर्शन ऑफ द ऑडिट फंक्शन। अच्छा जी, हु कैन बी एन ऑडिटर, ऑडिटर कौन हो सकता है, किस तरह की कंपनी हो तो कौन किस तरह का ऑडिटर होना चाहिए, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ, अगर अपॉइंटमेंट करनी है एक पब्लिक कंपनी हो तो ए प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी, अगर आपने ऑडिटर लगाना है पब्लिक कंपनी का या फिर एक ऐसी कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, या फिर ए प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन रुपीज़ और मोर, यानी कि एक कंपनी का कैपिटल जो है शेयर की जो कीमत है 30 लाख से ज़्यादा है, यानी कि 3 कैटेगरी अभी तक हमने पढ़ी हैं, एक तो पब्लिक कंपनी, एक सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी यानी कि जो अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक कंपनी चल रही है, और पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके शेयर होल्डर्स की तादाद 7 से लेके अनलिमिटेड होती है। और
वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल जो है 3 मिलियन से ज़्यादा हो, 3 मिलियन मीन 30 लाख। अगर इस तरह की कंपनियों के लिए जो ऑडिटर रखना है, फिर क्या होगा, द पर्सन मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो हमने 3 कंपनियों का जिक्र किया, उसके लिए जो आप ऑडिटर रखेंगे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़रूरी है कि वो हो। विद इन द मीनिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ इस ऑर्डिनेंस में दी गई है। फॉर लिस्टेड कंपनीज एन ऑडिटर मस्ट हैव ए satisfactory QCR quality control review rating issued by ICAP Institute of Chartered Accountants of Pakistan। ICAP का मतलब है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लिस्टेड कंपनी है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उसके लिए जो है ऑडिटर उसकी क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट भी होनी चाहिए, QCR रेटेड होना चाहिए। ICAP ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट पैदा होते हैं, यानी कि वो वहीं पे से जो पढ़ के निकलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और जो भी ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटिंग की फर्म्स होती हैं, उनकी भी वर्किंग की क्वालिटी देखी जाती है। उनकी क्वालिटी की बेस पे उनको QCR क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू उनकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। जितना अच्छा ऑडिटर होगा उसका उतना रिव्यू अच्छा होगा, उसकी इतने ही सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी जितना ही वो क्वालिटी का काम करेगा। तो ICAP जो है ऑडिटर्स की क्वालिटी जो है वो रिव्यू करती रहती है, उनकी QCR रेटिंग होती है। जो QCR रेटिंग याफ्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही पब्लिक कंपनी का, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी का, या ऐसी लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 30 लाख से ज़्यादा का हो, तो उसकी जो ऑडिटर होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। और लिस्टेड कंपनी के लिए ये भी शर्त है कि वो ऑडिटर जो है वो QCR उसकी जो है रेटिंग इशू हुई हो ICAP से। तो आज का लेसन जो है हमारा जो इंट्रोडक्शन पे था, जिसमें हमने ऑडिटिंग की डेफिनेशन भी पढ़ी और जो ऑडिटर कौन सा हो सकता है, ऑडिटर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या है और कंफ्यूज क्यों होते हैं, और इसके अलावा दोनों की डेफिनेशन, ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, ये हमने चीज़ें पढ़ी, बेसिक चीज़ें पढ़ी। आगे हम चलते जाएंगे और आपको भी एज ए ऑडिटर और ऑडिटर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा और आपकी भी जो है प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। अगर आप नॉन प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं जिसने पहले ऑडिटिंग वगैरह नहीं पढ़ी, तो उसके लिए बड़ा कारआमद होने वाला है। तो आप मुझे फॉलो करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो और आप तक भी लेटेस्ट वीडियोज़ पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।